हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। जी बिल्कुल दोस्तों, इस वक्त मियाँ वाली पाकिस्तान के मारूफ शायर नज़ीर याद साहब मेरे साथ हैं और हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे हर तरफ फसलें हैं और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको काफ़ी सारी फसलें नज़र आ रही होंगी। नज़ीर याद साहब यहाँ पे इन्होंने शफ़क़त फरमाई, हमारे पास आए और मौसम को ख़ासा इंजॉय कर रहे हैं। नज़ीर याद साहब का शायरी के अलावा एक और हवाला है कि आप रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली के बड़े मारूफ कंपेयर भी हैं और बड़ी दुनिया जो है आपसे प्यार करती है। इसके साथ साथ नज़ीर याद साहब के हवाले से मैं आपको एक ऐसी बात बताता चलूं कि जो बहुत कम लोगों के इल्म में है, वो है कि नज़ीर याद साहब जायचा भी बनाते हैं, उम्र के एतबार से, डेट ऑफ बर्थ के एतबार से बनाते हैं। और इस हवाले से बहुत सारे शवाहिद हमें ऐसे मिले हैं कि जो नज़ीर याद साहब ने जायचा बनाया उस पर लोगों को काफ़ी सारे फ़वायद हुए हैं अगर उन्होंने नज़ीर याद साहब की बताई हुई बातों पे अमल किया है। लेकिन आज हम नज़ीर याद साहब से बात करेंगे कि आप इल्मुल आदात के हवाले से महारत रखते हैं। मौसम आज जो है यहाँ पे बड़ा खूबसूरत है। ये मौसम फसलों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है क्योंकि बारिशें जो हैं फसलों के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो नज़ीर याद साहब से पूछते हैं, सर क्या समझते हैं इन दिनों का जो मौसम है फसलों के लिए ये कैसा रहेगा? यकीनन हर चीज़ में मशीयत इलाही मौजूद होती है। हम कौन होते हैं उसके कामों में दखल देने वाले, लेकिन बहरहाल हमें तो अब एक ज़मींदार हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी ये फसलें जनाब उन पे मेहनत की है, अब ये जवान हो गई हैं और अब कटाई भी तकरीबन करीब ही है। तो यकीनन उनके लिए तो ये एक परेशानी का बायस तो है। अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए और रहम फरमाए। पिछले दिनों हमारे और रोखड़ी और कच्चा के इलाके में और दूसरे हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा यालाबारी हुई है और जिसकी वजह से फसलें बहुत तबाह भी हुई हैं। तो इसका अफसोस भी है और हुकूमत को भी चाहिए कि वो उनकी मदद करे। ज़ाहिर है एक आदमी इतनी मेहनत करता है उसके बाद उसकी मेहनत ज़ाय हो जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मौसम जो है इंसानी मजाज पर कैसे असरअंदाज? यकीनन इंसानी मजाज पे सिर्फ मौसम नहीं, हर चीज़ असरअंदाज होती है। अब जहाँ हम चल रहे हैं इर्द गिर्द बिल्कुल खूबसूरत फसलें हैं, खुला इलाका है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ये इंसान के मजाज में एक खूबसूरती पैदा करती है और एक रिदम पैदा करता है ये जो माहौल है। तो माहौल के तो बहुत ज़्यादा असरात हैं। जब ये गंदम अब तो ये सफ़ेद तकरीबन हो गई हैं, पकने के करीब हैं, जब यहाँ हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है तो वो और ज़्यादा आँखों को जो है ना तरोताज़गी देता है। अच्छा तो ज़ाहिर है, एक और बात बताइएगा, आपका एज अ शायर जो पहला हवाला है, आपकी सबसे ज़्यादा जो शोहरत हासिल करने वाली गज़ल है, उसका कुछ मिसरे मुझे याद हैं। वो लड़की के रोज़ से छत पर नहीं आती, उर्दू और टी हाउस लाहौर में इस गज़ल के बड़े चर्चे रहे। इस गज़ल ने बड़ा ट्रैवल किया। इसके अलावा आपने सराइकी में बड़े संजीदा गाने लिखे, आपने उर्दू में बड़ी संजीदा शायरी की। आप ये तंज़ो मज़ाह की तरफ कैसे आपका आना हुआ और आपने तंज़ो मज़ाह में शायरी शुरू करने की बुनियादी क्या वजह? बुनियादी वजह यह है कि मैं चूँकि रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली पे प्रोग्राम करता था, आपके इल्म में भी है, आप भी करते थे मेरे साथ, तो वहाँ मैं एक दिन बैठा हुआ था कि ज़ाहिर है वहाँ हमारा जो प्रोग्राम का माटो होता है वो यही है कि लोगों को हमने खुश भी करना है और उनको कोई मैसेज भी देना है। तो इस हवाले से मैं एक दिन घर में बैठा हुआ था तो मैंने एक नज़्म लिखी और मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये नज़्म इतनी ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, दो से दी बकरी। तो वो नज़्म मैंने जाके जब रेडियो पे सुनाई तो बहुत सारा अरसा, बहुत सारे साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो जो नज़्म दो से दी बकरी है वो अभी अपने जो सरवाइव कर रही है और अपना सफ़र जारी रखे हुए है। तो उस हवाले से जब मुझे लोगों का इतना मोहब्बत मिली, प्यार मिला, तो मैंने और नज़में भी लिखनी शुरू कर दी। उसमें नू और सास और भी बहुत सारी स्याला और बहुत सारी नज़में लिखी हैं।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो आपकी शोरा आफाक नज़्म है वो बकरी वाली, इसके बाद भी आपने काफ़ी सारी तंज़ व मज़ाह पे मबनी जो हैं नज़में लिखी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि संजीदा शायरी और तंज़ व मज़ाह पे मबनी जो शायरी होती है जी, ये इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं या संजीदा शायरी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, ज़ाहिर है जो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग मज़ाह को पसंद करते हैं। ज़ाहिर है मज़ाह एक इस जो माहौल है इंसान का, ज़ाहिर है मसाइल की ये दुनिया है और हर आदमी किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार है, तो उनको अगर कोई मज़ाह या हंसने का मौका मिलता है तो वो इसको बहुत पसंद करते हैं। और जो संजीदा कलाम है वो भी बहुत सारे लोग हैं जो पसंद करते हैं, अपना अपना मजाज होता है, लेकिन जो सामीन हैं वो मज़ाह के सामीन ज़्यादा हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये मज़ाहिया नज़्म जो हैं आपकी बहुत सारी आपने लिखी हैं, इसके मज़ामीन आपको कहाँ से मिलते हैं? ये मज़ामीन हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं, हर जगह पे फैले हुए हैं। अब जो मैंने वो नूह और सस नज़्म आपने सुनी भी है, वो जो लिखी, तो वो यकीनन हमारे ये जो देहाती कल्चर है उसका हिस्सा है। ज़ाहिर है हम इसी में रहते हैं, तो हमने सारी ज़िंदगी इन्हीं लोगों से मिले हैं। इसी तरह हमारा, जब मैं आपको बताऊं कि जब हम वतखेल गांव में रहते थे तो हमारा एक बहुत बड़ा सा कमरा होता था, उसको कोठा बोलते थे। हालांकि कोठा उर्दू में गलत जगह को, लेकिन हमारे सराइकी में उसे कोठा बोलते हैं या कमरा कह लें। तो वो इतना लंबा था कि आप हैरान हो जाएंगे कि उसी एक कमरे में पूरा ख़ानदान आबाद था। गाय भी हमारी उस साइड पे उसी कमरे में बंधी होती थी। वो आजकल के 3-4 कमरों के बराबर एक कमरा था हमारा, और इतना वो ठंडा था, उसकी दीवारें बहुत मोटी मोटी थीं। तो उस कल्चर में हम पैदा हुए, तो ज़ाहिर है ऐसे ही लोगों से मिलते रहे। तो फिर वो आदमी के ज़हन में तो होता है, आदमी जो देखता है, और एक शायर तो हर चीज़ को बड़ा गौर से देखता है। तो मैंने उस हवाले से वो नूह और सस वाली नज़म लिखी है। जो हमारी माएँ बहनें हैं वो जनाब रिश्ता करने के लिए पहले बहुत खुश होती हैं जब उनको वो इकरार मिल जाता है कि आपको हम लड़की, हमारा जो जिसको हम शर्म बोलते हैं या, तो वो जब बहुत खुश होती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो कुछ अरसे के बाद वो बड़ी परेशान हो जाती है। उनका आपस में अगर गुजारा नहीं होता, तो ये हर घर में तो नहीं होता, लेकिन हमारे ज़्यादातर जो हैं देहाती घरों में कहीं ना कहीं ये बात होती है। तो वो चूँकि उसमें मज़ाक का अंसर शामिल था, तो मैंने वो लिख दी और वो लोगों ने बहुत पसंद की। अच्छा सर, एक छोटा सा आखिरी सवाल बतौर शायर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नए लिखने वाले जो शायर हैं जी, आजकल बहुत सारे नए शायर लिख रहे हैं, जी जी, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि उनको अच्छा शायर बनने के लिए किन बुनियादी असूलों पे अमल करना चाहिए? ज़ाहिर है जी, असल में तो अख्तर मजाज बात यह है कि शायर पैदाइशी तौर पे शायर होता है। अब उसको जो उसकी नोक पलक संवारनी है, जैसे सोना अब पहाड़ों में तो ऐसे नहीं मिलता, जैसे हमेल है या गानी है या दूसरे किस्म के वो अंगूठियाँ हैं, उनको बाद में बनाना पड़ता है। एक तो पहली बात है कि पहले आदमी शायर हो, उसके बाद नोक पलक संवारने के लिए उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा मेहनत ज़रूरी है। आदमी जितना मुताला करेगा, अगर आप सराइकी में शायरी कर रहे हैं तो आपको सराइकी शोरा का और बड़े बड़े शोरा का मुताला करना चाहिए। उसके बाद यकीनन आपके लिए नई राहें हमवार होंगी शायरी के लिए और ख़ूबसूरत शायरी के लिए। और मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई और लगन के साथ अगर आप कोई भी काम करें, ये तो शायरी है, तो यकीनन उसमें कामयाबी की ज़मानत है। और ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जो सच्चे दिल से और ईमानदारी से मेहनत करता है तो यकीनन मैं उसे कामयाबी देता हूँ। सर, आखिरी सवाल, आप इल्म व अदाद के भी माहिर हैं, कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे? असल मसला ये है, वबा बिल्कुल ये है, और अमकान गालिब है कि ये वबा पाकिस्तान में जल्द ख़त्म हो जाएगी। और इल्म व अदाद का जो आप कह रहे हैं, तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने एक निज़ाम के तहत ये कायनात को बनाया है। सब कुछ का जो बुनियादी मुहर्रिक है वो ख़ुद है, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसने एक सिस्टम के साथ ये कायनात बनाई है।
تو اس سسٹم کو ہمارے بہت سارے جو منجمین ہیں یا علم الاعداد کے ماہر لوگ ہیں انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. تو اس ریسرچ کی یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے, یہ ایک ریسرچ ہے. جیسے ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں آپ کو دیکھ کے, آپ کی نبض دیکھ کے, حکیم آپ کی نبض دیکھ کے آپ کو بیماری بتا دیتے ہیں, بالکل اسی طرح انہوں نے صدیوں سے اس پہ ریسرچ کی ہے علم الاعداد پہ, اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کوئی آدمی کی اگر یہ ڈیٹ آف برتھ ہے تو اس کا مزاج ایسا ہوگا, اس کی بیماریاں وغیرہ ایسی ہوں گی. وہ صدیوں سے ہزاروں لوگوں پہ انہوں نے ریسرچ کی ہے. تو اس حوالے سے یہ علم الاعداد ہے. لیکن بنیادی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اور وہ اگر چاہے تو وہ صدقے سے بھی موت کو ٹال دیتا ہے. تو یقینی طور پہ اللہ پاک کا یہ سارا نظام ہے, اور اس میں سے کچھ لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو اس حوالے سے ایک علم ترتیب پا گیا ہے جسے علم الاعداد کہتے ہیں. تو اس کا میں بس آدمی مکمل تو کسی علم کا آدمی استاد ہو نہیں سکتا. بہرحال میں کوشش کرتا رہتا ہوں, مجھے شوق بھی تھا اس کا اور ہے بھی صحیح, اور میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں, تو اس حوالے سے میں کر لیتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بالکل مکمل طور پہ کسی بھی علم کو حاصل کرنا ممکن ہے. اب دیکھیں کہ سائنسدانوں نے کتنی ترقی کر لی ہے, لیکن ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے کنارے پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی بچہ ریت سے کھیل رہا ہو. تو اتنی بڑی کائنات ہے. تو اس حوالے سے کوئی بھی علم کو مکمل حاصل کرنا ممکن نہیں. ہم اس پہ یہی کہہ سکیں گے جو بالکل آج نذیر جاز صاحب سے ہم نے چلتے چلتے گپ کی ہے, بہت خوبصورت باتیں ہمیں سننے کو ملی ہیں. کرونا کے حوالے سے آخری سوال تھا, تو نذیر جاز صاحب کا یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ یہ وبا جو ہے جلد ختم ہو جائے گی, لیکن اس حوالے سے جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان پر عمل ضروری ہے. جی شکریہ.